नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 6 नवंबर 2020 को डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के गणित के पूछे गए प्रश्न पत्र को हल करेंगे। इस वीडियो में हम पूरे 1 से लेकर 18 तक सभी प्रश्नों को हल करेंगे और जो आप करके आए हैं आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं कि आपके कितने उत्तर यहाँ पर सही हुए। और लास्ट में हमें नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर सही हुए और कितने गलत। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न आपके सामने है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा। तो लगते हैं कि ये विषम बाहु त्रिभुज है क्योंकि तीनों भुजाएं यहाँ पर बराबर नहीं है। इसके साथ एक और रूल फॉलो होता है, लेकिन यहाँ पर हम सिंपल आपको सिर्फ उत्तर बता रहे हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि ये जो होगा ये विषम बाहु त्रिभुज होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या कौन सी है। 2, √2, 3.5 या फिर 0। तो यहाँ पर जो प्राकृतिक संख्या होगी वो होगी आपकी 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो ये जो पाई यहाँ पर होती है ये होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा पाई। पाई जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। अगला जो यहाँ पर प्रश्न आया है, निम्नलिखित में से सर्वसमिका है। सर्वसमिका कौन सी होती है। ऐसी होती है जिसमें जो भी वैल्यूज रखी जाए, चाहे RHS यानी लेफ्ट साइड में रखी जाए, RHS यानी दाईं साइड में रखी जाए, दोनों में उसकी वैल्यू समान आती है। तो यहाँ पर जो आपका देख सकते हैं ये लिखा हुआ है 2x+1 और 2x+2। तो यहाँ पर जब इसको खोलेंगे तो ये भी आ जाएगा 2x+2 बराबर 2x+2। आप देख रहे हैं दोनों तरफ सेम है, तो हम यहाँ पर ये साफ साफ कह सकते हैं कि ये सर्वसमिका। इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 की पावर x+2 बराबर 81, तो x का मान यहाँ पर बताना है। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 3 की पावर कितनी, x+2, यहाँ पर है 81, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4। चाहे तो आप 81 का गुणनखंड करके देख लेंगे, आपको वो चीज क्लियर। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्या किया, 3 की पावर x+2 और 3 की पावर 4 कर दिया, 81 को हमने चेंज कर लिया। अब यहाँ पर आधार सेम है तो आधार को काट देते हैं, ये जो पावर में लगी इन दोनों को कर देते हैं बराबर। तो x+2 बराबर 4, 2 बराबर के उस तरफ जाएगा तो 4 - 2, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई आपके सामने 2। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। x² - 7x + 6 बराबर 0, इसको हल करना है। सबसे पहले इसके हम लोग क्या करेंगे, इसके हम लोग गुणनखंड निकाल लेंगे और उसके बाद जो गुणनखंड आएगा उसको 0 के बराबर रख के x की दोनों की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है कि x² - 7x + 6 को 0 के बराबर रखा हुआ है। अब हमें -7x को 2 भागों में तोड़ना है, तो हमने क्या किया, -6x और -x के फॉर्म में तोड़ लिया। इसके बाद हमें कॉमन ले लेना है, x² - 6x में हमने x कॉमन लिया तो आएगा x - 6। इसी x - 6 को उठाकर हम इधर रख देते हैं। यहाँ पर है x, यहाँ है -x, तो x में जब हम -x में जब मैंने x कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना, माइनस का 1 बचेगा, तो वही हमने यहाँ -1 लिख दिया है। अब अगला जो ब्रैकेट बनेगा वो एक ब्रैकेट बनेगा x - 1 का, दूसरा ब्रैकेट बनेगा x - 6 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना स्टेप करने के बाद बहुत लोगों ने छोड़ दिया होगा। अगर इतना भी आपने कर दिया तो हो सकता है एग्जामिनर आपको नंबर दे दे, लेकिन इसके आगे भी एक स्टेप करना था क्योंकि यहाँ पर बराबर में 0 लगा हुआ था। तो ये ब्रैकेट लेंगे अलग, x - 1 बराबर 0, और ये अलग लेंगे x - 6 बराबर 0। तो यहाँ पर x बराबर 1 आया और यहाँ पर x की जो मान है वो आया 6। तो यहाँ पर 2 वैल्यूज निकल के आई, x की 1 और 6। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर है, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपए कम है, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात करो। मान लेते हैं अगर एक पुस्तक का मूल्य है x, तो 7 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x। 5 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x। लिखा है 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 कम है, तो हमने 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 कम कर दिया। तो 5x बराबर 7x - 14, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 5x उधर चला जाएगा, 7x - 5x, और ये -14 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 7x - 5x हो जाएगा 2x, 2x बराबर 14 आ गया। तो x की जो वैल्यू आ गई 14/2 यानी 7। यहाँ पर जो एक पुस्तक का मूल्य होगा वो 7 निकल के आ गया। दोस्तों ये आपने सही किया है कि नहीं, नीचे में कमेंट में बताइएगा कि ये जो प्रश्न है आपका सही हुआ। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न मैंने बहुत जोर दे देकर कहा था कि जरूर करिए, जरूर करिए, जरूर आएगा।
वही चीज हुआ, ए प्लस 1/a बराबर 3 आ गया, और ए स्क्वायर प्लस 1/a² आपको निकालना है। कैसे करेंगे, दोनों का आप स्क्वायर, यहां पर हमने दोनों का कर लिया है स्क्वायर, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, इसको जब हमने खोला तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2a भी करते हैं ना, तो प्लस 2a और 1/a, तो a ये कट जाएगा, 3 का स्क्वायर हमने किया था तो आ गया 9। तो यहां पर आ गया a स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2 बराबर 9। तो ये जो 2 है ये बराबर के उस तरफ जाएगा, तो 9 - 2 हो जाएगा आपका 7। तो a स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर 7। अगर ये आपका सही आया है तो ये मान के चलिए आपका 1 नंबर हो गया पक्का। प्रश्न संख्या 9 है, एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे जितने बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। तो ये चीज समझ ले कि जितनी पंक्तियां हैं, ठीक है, और उतने ही प्रत्येक पंक्ति में पौधे लगे। मान लीजिए अगर एक पंक्ति में पौधे लगे हैं x, तो हमारी जो कुल पंक्तियां हैं वो भी x है, क्योंकि यहां पर बताया गया है कि जितने एक पंक्ति में पौधे हैं उतनी ही पंक्तियां हैं, तो x गुणे x बराबर हो जाएगा 225। क्योंकि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आपके बगीचे में कुल पौधों की संख्या निकल के आएगी। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2025, x स्क्वायर हटाएंगे तो ये लग जाएगा 2025, ये होता है 45 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारी आगे प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं, तो वो लगे हैं 45। ठीक है, 45 आया है तो नीचे कमेंट में बताइए कि आपका सही हुआ ये। 10 नंबर देखिए, एक पुस्तक का मूल्य 5x² प्लस 2x प्लस 1 है, इसी प्रकार 2x प्लस 5 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने बहुत बार बताया था इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो यहाँ पर आप समझिए कि इसको और इसको गुणा कर देना है और आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक पुस्तक का मूल्य हमने ये लिख दिया, और 2x प्लस 5 पुस्तकों का मूल्य पूछ रहा है तो दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई। आपके सामने ये 2x का इन सब में गुणा करना पड़ेगा। तो 2x का जब हम 5x² में गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 10x³। 2x का जब हम 2x में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है 4x²। 2x का जब हम 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है 2x। अब इस 5 का इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का जब हम 5x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x² आ जाएगा। 5 का जब हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2x में तो 5 दूना 10x आ जाएगा, 5 एकम 5। अब आप इसमें जो जोड़ने लाएगा वो जोड़ लीजिए, 4x² और 25x² जुड़ जाएगा, 29x² आएगा। 2x प्लस 10x हो जाएगा 12x प्लस 5। तो यहाँ पर आपके सामने ये आ गया। अगर ये आपका आया है तो ये मान के चलिए आपका सही है। अब यहाँ पर जो अगला प्रश्न था, प्रश्न संख्या 11, -1/2 तथा 5/4 के मध्य दो समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो उनको हमने यहाँ पर कैसे, एक तरीके से ये है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य में जो संख्या हैं उनको यहाँ पर निकालना है। तो हम इनके बीच की जो संख्याएं हैं वो निकाल लेते। कैसे निकालते हैं, समदूरस्थ का मतलब हो गया कि बीच की संख्या, यानी कि ऐसी संख्याएं जो इनसे समान दूरी पर स्थित हों, तो इनके बीच की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या किया हमने, इन दोनों को जोड़कर आधा कर दिया है। तो ये आधा यानी 1/2 गुणे -1/2 प्लस 5/4। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया तो यहाँ पर आपके सामने आ गया 3/8। ठीक है, ये 3/8 आ गया। अब इसी 3/8 और ये जो लास्ट में लिखा है 5/4, इन दोनों के मध्य हमें दूरस्थ संख्या निकाली, समदूरस्थ संख्या निकाल लीजिए। फिर से वही कीजिए, 3/8 और 5/4 को जोड़कर आधे से गुणा कर दीजिए या 2 से भाग दे दीजिए। यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया तो 8 और 4 का हमने लासा निकाला, 8 आ गया, ऊपर 3, यहाँ पर 10। तो ये हो गया 1/2 गुणे 13/8। तो यहाँ पर जो दूसरी समदूरस्थ संख्या निकली 13/16। देखिए यहाँ पर क्या है कि इस प्रश्न में सभी लोगों के उत्तर अलग अलग आ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने सही किया, देखिए यहाँ पर ऐसा है ना, जैसे अभी मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 3/8 और 5/4 लिख लिया, तो ये कर लिया। अगर किसी बच्चे ने 3/8 और -1/2 को जोड़कर आधे से गुणा कर दिया है तो वो भी यहाँ पर जो उत्तर निकलेगा वो भी सही होगा। तो ये चीज आप क्लियर कर लीजिए कि इसमें जो है थोड़ा सा, अगर जो मैंने बताया अगर इससे डिफरेंट आ रहा है तो वो भी आपका सही हो सकता है, लेकिन अगर आपने नियम को फॉलो किया है तो। ठीक है, आगे देखते हैं, क्योंकि आपको ये चीज मैंने पहले भी बताई कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, तो अनंत होती तो आप ढेर सारी संख्याएं निकाल सकते हो, उनमें से कोई भी जो भी नियमानुसार आपने मध्य की संख्या निकाली होगी वो सही होगी।
आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर x की पावर 4y माइनस एक्स वाई की पावर 4, यहाँ पर इसका गुणनखंड करना था। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन को बाहर कर लेते उसके बाद सॉल्व करते। तो हमने यहाँ देखा कि एक्स वाई दोनों में है, तो हमने यहाँ से जब एक्स वाई ले लिया तो यहाँ बचेगा एक्स क्यूब, और जब हमने यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लिया तो बचेगा यहाँ पर माइनस वाई क्यूब। तो यहाँ पर एक्स वाई बाहर हो गया, और यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बनना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आपके सामने क्या हो गया, ये इसके गुणनखंड निकल के सामने आ गए। तो ये चीज आपको क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या यहाँ पर है 13। एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 28 मीटर लंबी है। यदि मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता पैदल चलने वालों के लिए छोड़ा गया तो शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए ये कोई आपका मैदान है 28 मीटर लंबा, वर्गाकार है, ठीक है। इसके अंदर क्या किया गया है, 2 मीटर का रास्ता ये बनाया गया है। ये रास्ता है आपका, जितना मैं कलर कर रहा हूं ये आपका रास्ता है। तो अब बोल रहे हैं रास्ता को छोड़ दीजिए, शेष मैदान का क्षेत्रफल याद कीजिए। देखिए ये 28 है चारों तरफ, तो यहां पर देखिए 2 मीटर चौड़ा, तो ये 2 मीटर यहां, देखिए मैं ये 2 मीटर यहां पर कवर कर रहा है, 2 मीटर यहां कवर कर रहा है। तो 2 मीटर ऊपर 2 मीटर नीचे, यानी ऊपर नीचे कुल मिलाकर 4 मीटर रास्ता कवर कर रहा है। तो ये जो भुजा होगी आपकी 24 हो जाएगी, ये 24 हो जाएगी, ये चारों तरफ 24 हो जाएगी, क्योंकि चारों तरफ आप देख सकते हैं कि 2-2 मीटर हर तरफ कवर कर रहा है। तो ये चीज समझ गए, ऊपर भी 24 हो जाएगी, नीचे भी 24। यहां पर आप डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं कि देखिए यहां पर क्या हो रहा है। ये टोटल आपका 28 है, ठीक है, और उसके बाद ये 2 मीटर इधर ले रहा है, 2 मीटर इधर ले रहा है, तो 2 इधर 2 इधर, टोटल हो गया 4, यानी 28 माइनस 4 हो गया 24। तो जो रास्ते को छोड़कर शेष मैदान बचा उसकी भुजा हो गई आपकी 24। तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, भुजा स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर कर लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 576 वर्ग मीटर। बहुत आसान प्रश्न था, बस थोड़ा सा आपको ये पता लगाना था कि कितना रास्ता छोड़ा गया है तो हम कितना भुजा में घटा दें जो हमें शेष मैदान का जो भुजा मिल जाए। तो यहां पर आपकी जो उत्तर आएगा वो 576 वर्ग मीटर। प्रश्न संख्या 14 है। 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर तथा 50 सेंटीमीटर, पहले और दूसरे त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न शायद आपने ना पढ़ा हो, तो इसको हम हल करके दिखाते हैं आपको। जब 2 समरूप त्रिभुजों का परिमाप का अनुपात जो होता है वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। जब 2 समरूप त्रिभुजों का जो परिमाप होता है उनका अनुपात जो होता है वो परिमाप जो है मान लीजिए दिया हुआ है, तो वो जो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर, जो परिमाप का अनुपात होता है वही उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होता है। तो यहाँ पर जब उनके क्षेत्रफल का अनुपात करते हैं, ठीक है, तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर में होता है। तो यहाँ पर जो संगत भुजाओं का अनुपात कितना था वही होगा जो उनकी परिमाप था, 40/50, यानी 40:50। तो 40:50 को जो हमने सॉल्व किया तो 0 0 कट गया तो बचा 4/5। तो 4/5 का स्क्वायर किया तो आया 16/25, यानी 16:25। तो उन दोनों जो समरूप त्रिभुज थे आपके, उनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो होगा 16:25। अगर ये आपने सही किया है तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वाला प्रश्न भी आपका सही हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15। 671, 781 और 1441 का भाग विधि से मासा ज्ञात कीजिए। देखिए ये तो हूबहू वही प्रश्न आ गया जो मैंने अपने मैराथन वीडियो में आपको बताया था। 671, 781 और 1441 का भाग विधि से मासा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भाग विधि से मासा ज्ञात करते हैं। कैसे करेंगे, 678 से 781 को भाग देंगे और भाग देते जाएंगे और लास्ट में देखेंगे वो किससे कट रहा है, वो करके देख लेते हैं एक बार हम। यहाँ आप देख सकते हैं 671 से हमने 781 को भाग देना शुरू किया तो 671 एकम 671 आ गया, 781 में 671 घटाया तो 110 आया। अब इसी 110 को हम 671 से भाग देंगे, 671 को हम 110 से भाग देंगे तो 110 छके 660 आ गया। तो 671 में हमने 660 घटाया तो आ गया 11। अब इसी 11 से
इस 110 को हम भाग देंगे तो 11 दहम 110 यहाँ पर कट गया। तो यानी आपने देखा जो लास्ट में संख्या कटी वो आई, जो आपका भाजक बचा लास्ट में वो आया 11। अब इसी 11 से हम बची संख्या यानी 1441 को भाग देंगे और देखेंगे अगर ये पूरा पूरा कट जाता है तो ये मान के चलिए कि यही 11 आपका लासा होगा। यहां आप देख सकते हैं 11 से 1441 को हमने भाग दिया तो यहां पर आप देख सकते हैं ये पूरा पूरा कट गया यानी शेषफल 0 आ गया। तो इसका ये मतलब है ये जो तीन संख्याएं दे रखी हैं आपको 671, 781 और 1441, इसका जो मासा होगा वो आपका निकल के आ गया 11। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। 4, 11, 16, 15, 12, 5, 7, 9, 10 की मध्यिका ज्ञात कीजिए। मैंने सबसे पहले बताया था इनको क्या करना है, अरेंज ऑर्डर में करना है, इनको आरोही क्रम में सजा लेना है। तो हमने यहां पर आरोही क्रम में सजा लिया 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16। अब इसके बाद हमने इनको गिन लिया कितने पद हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पद हैं यानी विषम है। तो हमें विषम वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मध्यिका बराबर n+1/2 वहां पद। तो n यहां पर निकल के आया 9, तो 9 + 1/2 10/2 हो गया पांचवा पद, यानी जो मध्यिका होगी वो होगा पांचवा पद। तो पांचवें पद का यहां पर हम मान देख लेते हैं 1, 2, 3, 4 और ये पांचवा पद। तो यहां पर पांचवें पद का मान है 10, तो इनकी जो मध्यिका निकल के आ गई वो आपके सामने 10। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपने गलत नहीं किया होगा, ये बिल्कुल सही किया होगा। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यदि उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात करो। तो बताया गया है कि जो उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर चौड़ाई को x मान लेते हैं। लंबाई जो है वो चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो ये हो जाएगा x + 5। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आयत का जो परिमाप है वो 26 सेंटीमीटर है और आयत की लंबाई पूछी जा रही। तो आयत का परिमाप 26 दे रखा है, तो हम आयत का परिमाप का फार्मूला लगा लेते हैं 2l + b। तो l + b का हमने फार्मूला का l यहां पर दे रखा है x + 5 और b यानी चौड़ाई दे रखी है x और परिमाप दे रखा है 26। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, x + 5 + x ये आपका हो जाएगा 2x + 5। ठीक है, अब यहां से हमने ये 2 हटाया तो ये 26/2 हो जाएगा। तो 2x + 5 बराबर हो जाएगा आपका 13। ठीक है, अब ये जो 5 है ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो 13 - 5 हो जाएगा, 2x बराबर 8 हो गया। 13 - 5 कितना होता है, 8 होता है। तो अब ये 2x से 2 हटाएंगे तो इधर ये x के साथ मल्टीप्लाई में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में। तो 8/2 हो गया आपका 4। तो x की जो वैल्यू यहां पर निकल के आ गई वो हो गई 4। तो हमने x माना था चौड़ाई को, तो चौड़ाई आपकी निकल के आ गई 4 सेंटीमीटर और लंबाई जो थी उससे क्या थी, 5 सेंटीमीटर अधिक थी। तो चौड़ाई जब 4 है तो 5 सेंटीमीटर अधिक कर दीजिए, यानी 4 + 5 बराबर 9 सेंटीमीटर। बहुत आसान था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, आज के जो अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। 2, 4, 8, 11, 14, 16, 20, 28, 25, 40, 30, 48। इसका आपको 5 के वर्ग अंतराल को लेकर बारंबारता सारणी बनानी थी। तो यहां पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है वो देख लेते हैं। वो सबसे छोटी संख्या है आपकी 2 और सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 48। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि सबसे छोटी है 2 और सबसे बड़ी है 48। यानी हमें 5-5 के वर्ग अंतराल बनाने, तो हमें शुरू करना पड़ेगा 0 से। 0 से 5 से शुरू करेंगे और अंत में 48 है, यानी हमको 50 तक ले जाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने बताया था ना कि हमेशा 5 के गुणक में ही हम बनाते हैं जो अंतराल बनाते हैं। तो 0 से 5 हमने बनाया और 5-5 के गुणक बनाए, तो हम 0 से 5, 5 से 10 और 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50। अब हमें यहां पर यह देखना है कि 0 से 5 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो 0 से 5 के बीच में आपने देखा 1 और 2, तो यहां कितनी संख्याएं हैं, सिर्फ 2 संख्याएं हैं। तो हमने यहां पर 0 से 5 के कॉलम में 2 बारंबारता लिख दी और इसका टैली चिन्ह लगा दिया 2। अब 5 से 10 के बीच में कितनी संख्या है, ये केवल 8 है। तो यहां पर मतलब एक संख्या है, तो हमने एक टैली चिन्ह लगा दिया। और 10 से 15 के बीच में इसी तरह आप देखिए, 10 से 15 के बीच में 2 है तो 2 टैली चिन्ह। 15 से 20 के बीच में 1 टैली चिन्ह लगेगा। 20 से 25 के बीच में 1 है तो 1 टैली चिन्ह। 25 से 30 के बीच में 2 है तो 2 टैली चिन्ह। 30 से 35 के बीच में 1 बारंबारता है तो 1 टैली चिन्ह लगा दिया। 35 से 40 के बीच में कुछ भी नहीं है। 40 से 45 के बीच में 1 है तो यहां पर 1 टैली चिन्ह लगा दिया। और 45 से 50 के बीच में 1
बारंबारता यानी केवल एक संख्या है तो हमने यहाँ पर एक टैली चिन्ह लगा दिया। तो यहाँ पर आपने देखा इस तरह हमने ये बारंबारता वाला प्रश्न भी आसानी से सॉल्व कर लिया। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि आपके इतने प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। ईमानदारी से बताइएगा, यहाँ पर आपको कोई पुरस्कार नहीं मिलने वाला है। ईमानदारी से बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। 18 सही हुए, 20 सही हुए, 12 सही हुए, 15 सही हुए, जितने भी सही हुए। इसीलिए दोस्तों बोलता हूँ सारे वीडियो लगातार देखा करिए, क्योंकि इसमें से मान के चलिए कि 80% क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए हुए आए हैं। अगर आपने सारे वीडियोस देखे होंगे तो ये मान के चलिए अगर आपको आते नहीं होंगे तब भी आप ये जानते होंगे कि ये ऐसे प्रश्न हैं जो मैं आपको पहले भी प्रैक्टिस करा चुका हूं। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई समस्या होती तो नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और ये बताना ना भूलिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।